नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा था, अपने परिवेश में गति का वर्णन। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक तरीके से आपका टेस्ट भी होगा। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर को बड़ी आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपने कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। पहला आपके पास क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो आपको समझाया था मैंने, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो उसमें अंतर पूछा गया है। तो परिभाषा, दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? हम दूरी बोलते हैं। मतलब कोई वस्तु जितना वास्तविक पथ तय करेगी, उसकी लंबाई को दूरी बोला जाता है। जबकि जो विस्थापन होता है, वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जो दूरी होती है वो अदिश राशि है, जबकि जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और दोनों का जो मात्रक होता है, इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूसरा दिया हुआ है, अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है, मतलब ये किसे कहा जाता है। तो अदिश राशि क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम अदिश राशियां। मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, तो इसे बोलते हैं हम अदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती हैं? तो ये वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे बोला जाता है सदिश राशियां। ठीक है, जैसे विस्थापन हो गया या वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सदिश राशियां होती हैं। आ रहा है ना समझ में? पढ़ा होगा आपने पहले। अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, आपका इसी बहाने बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। माध्य चाल और माध्य वेग को परिभाषित कीजिए। तो माध्य चाल मतलब इसमें कभी कभी औसत चाल भी पूछा जाता है। तो चाहे औसत चाल बोलो, चाहे माध्य चाल बोलो, बात एक है। तो माध्य चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त जो भागफल आता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम माध्य चाल बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और जो अंतर का अनुपात होता है, उसी को बोलते हैं हम माध्य चाल। जबकि माध्य वेग क्या होगा? तो किसी दिए गए समय अंतराल में स्थिति में हुए परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब हो गया विस्थापन, और उस समय अंतराल के अनुपात को क्या बोला जाता है? माध्य वेग या औसत वेग बोला जाता है। तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो ये था आपके पास तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके पास है, जो माध्य त्वरण होता है वो क्या होता है और इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो किसी दिए गए समांतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय अंतराल से विभाजित कर देते हैं, तो जो भी भागफल आएगा उसी को क्या बोलते हैं? हम माध्य त्वरण बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अंतराल दिया हो, उसमें उसके वेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर लोगे और बटे में जितना समय लग रहा है, उसी को बोला जाएगा माध्य त्वरण। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे ऐसा भी लिखा जाता है, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है, एक समान सरल रेखीय गति और असमान सरल रेखीय गति में क्या अंतर है। देखिए, एक समान सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे बोला जाता है एक समान गति। ठीक है, मतलब एक सीधी रेखा में चल रहा है और समान अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। इसमें चाल क्या होती है? हमेशा अचर होती है, मतलब वो एक ही चाल से चल रहा होता है। जबकि असमान सरल रेखीय गति क्या हुआ? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, मतलब उसकी चाल कभी ज्यादा होगी और कभी कम होगी, तो उसी को बोला जाता है असमान सरल रेखीय गति।
ठीक है। आगे आपके पास है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? क्या यह एक त्वरित गति है? तो देखिए, जो एक समान वृत्तीय गति का मतलब हुआ जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है, मतलब उसकी चाल एक जैसी रहती है, बदलती नहीं है, उसी गति को क्या कहते हैं हम? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब क्या ये त्वरित चाल है? तो हाँ, यह एक त्वरित गति है। क्यों? क्योंकि यद्यपि इसकी चाल अचर है, परंतु वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। क्योंकि वो वृत्त में अगर घूम रहा है तो उसकी दिशा लगातार बदलेगी, और अगर दिशा बदल रही है मतलब वो क्या होगी? एक त्वरित गति होगी। ठीक। उसके बाद है नियत त्वरण से गति करने वाली वस्तु के लिए तीनों शुद्ध गतिक समीकरण लिखिए। मतलब आपको गति के समीकरण लिखना है। तो आपको पता है पहला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, s विस्थापन होता है मतलब दूरी होता है, और जो t है वो समय है। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रश्न संख्या 7। आठवां आपके पास है स्थिति समय ग्राफ। मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्राफ करवाए थे, अगर आपने देखे होंगे। तो स्थिति समय ग्राफ की जो ढलान होती है जिसे हम प्रवणता कहते हैं, इससे कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो कभी भी अगर स्थिति समय ग्राफ हो, स्थिति का मतलब हो गया दूरी, तो दूरी समय ग्राफ में हमेशा आपको क्या मिलेगा? वेग मिलेगा, क्योंकि वेग बराबर ही होता है दूरी बटे समय। तो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता से वस्तु का वेग प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपको वेग या चाल का फॉर्मूला आता है तो आप आराम से बता दोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्थिति मतलब हो गया दूरी, और समय तो दूरी बटे समय किसमें होता है? वेग में होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, वेग समय ग्राफ से हमें कौन कौन सी दो मुख्य जानकारियां मिलती है? अगर आपके पास वेग समय ग्राफ है तो पहला तो हमें मिलता है त्वरण। वेग समय ग्राफ की रेखा की जो प्रवणता मतलब ढलान होती है, वस्तु का त्वरण प्राप्त होता है उससे। और दूसरा में मिलता है विस्थापन कितना हो रहा है। वेग समय ग्राफ की रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या बताता है? विस्थापन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये पता चलता है हमें वेग समय ग्राफ से। आगे आपके पास है तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो किसी क्षण विशेष पर किसी गतिमान वस्तु के वेग को क्या बोलते हैं? उसका तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। मतलब बहुत कम समय में अत्यंत अल्प समय अंतराल में जो किसी गतिमान वस्तु का वेग होगा उसी को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियों में लगा चाल मापी, इसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। किसी क्षण पर तात्क्षणिक चाल के परिमाण के लगभग बराबर पाठ्यांक दिखाता है। तो आपने देखा होगा, आप जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा मीटर लगा होता है, ऐसा लगा होता है, यहाँ लिखा होता है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक सुई होती है यहाँ पे। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो ये आगे को बढ़ती है, कम करते हो तो नीचे को आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, और ये एक अंकित प्रश्न है। लिखा हुआ है एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। देखो बहुत आसान है, कभी भी कोई भी कार या कुछ भी अगर विराम अवस्था से चल रहा है तो आप बोलोगे जो u है वो शून्य होगा, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग कितना हुआ? शून्य हुआ। 6 समय मतलब जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6, तो t दिया हुआ है 6 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, वेग इतना हो जाता है मतलब विराम अवस्था से चला था, और इस वेग इतना हो जाता है मतलब ये वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है 24 मीटर प्रति सेकंड। आपको निकालना है पहला त्वरण। तो आपको पता है त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है त्वरण का। ठीक है, तो v है आपका 24, u है आपका 0 बटे t है आपका 6। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 24/6, 24/6 कितना आएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आया आपका पहला त्वरण।
दूसरा आपको निकालना है इसकी दूरी क्या होगी, तो दूरी कितना आएगा, तो आप दूरी निकालोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आएगा u तो जीरो है, तो जीरो गुणा टी कुछ भी हो तो जीरो ही होगा, प्लस हाफ ए आपके पास है जो त्वरण आया वो आया 4 और टी आपके पास है 6 गुणा 6, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0 और इससे कटेगा 2 बार, तो ये आएगा 2 गुणा 6 छके 36 और 36 दूनी कितना हुआ 72 मीटर। यही आपका आंसर होगा, यही आपकी दूरी होगी। तो आप इस प्रकार इस वाले प्रश्न को हल कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास अंकित है, लिखा हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा एक ट्रक 36 सेकंड में अपनी चाल घटाकर, मतलब जो उसकी प्रारंभिक चाल है u वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ध्यान रखना कभी भी अगर आपके पास जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसे आप 5/18 से गुणा कर लोगे, बहुत आसान है। देखो इससे कट जाएगा 3 बार, 18×3 = 54, तो ये आया 15 मीटर पर सेकंड। कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से गुणा कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दिया हुआ है जो v है वो दिया हुआ है आपके पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे भी आप 5/18 से गुणा कर लोगे, इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये आएगा 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा समय दिया हुआ है t, ये दिया हुआ है आपके पास 36 सेकंड। आपको निकालना है दूरी कितनी होगी, तो देखो आपके पास v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो अगर आपको तीनों समीकरण याद हैं तो उनमें से यहाँ सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a, बिना a के दूरी नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो दूरी में आपको ये दिख रहा होगा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ भी आपको a चाहिए, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ भी आपको a चाहिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो आपको पता है v माइनस यू अपॉन में टी। v दिया हुआ है 10, u दिया हुआ है 15/36, तो ये आएगा आपका -5/36, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको s निकालना है तो निकाल लो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस वाले से निकाल लो। तो u है आपका 15, t है आपका 36 प्लस हाफ, a आया -5/36 और t दिया हुआ है 36, तो 36 गुणा 36, ठीक है। तो आपको दिखेगा 36 कट रहा और इससे ये कटेगा 18 बार। तो अगर आप इसे आगे हल करोगे तो आपको दिखेगा 15 गुणा 36 कितना होता है, तो आप बोलोगे 15×6 = 90 और 15×3 = 45, 45 और 9 कितना होगा 54, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस, 18×5 = 90। अब इसे आप माइनस कर लो, तो अगर मैं इसे माइनस करूँगा तो ये आएगा 450 मीटर, और यही आपका हल होगा। समझ पाए किस तरीके से हुआ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो ये बहुत आसान होते हैं, इसमें आपको बस समझना ये होता है कि जो भी आपके पास दिया है सबसे पहले आपको वो लिखना है। अब आपको एस निकालना था, एस के लिए आपको सबसे पहले ए चाहिए था, तो आपने ए का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब त्वरण का फॉर्मूला लगा दिया। देखो त्वरण का फॉर्मूला हर जगह यही होगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। फिर आप एस का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे इन वैल्यूज को रखो और सॉल्व करो, ठीक है। अगला आपके पास है एक और दिया हुआ इसने, एक तैराक 25 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में एक छोर से दूसरी छोर तक जाकर वापस आता है और 50 सेकंड लेता है। तो अगर मैं कुल दूरी की बात करूं, कुल दूरी तो 25 गया और 25 आया, कितना हो गया 50 मीटर हुआ। अगर मैं बात करूं कुल विस्थापन कितना हुआ, क्योंकि हमें वेग भी निकालना है तो हमें विस्थापन भी चाहिए होगा, तो कुल विस्थापन होगा
पहले गया 25 और फिर आ गया 25, तो 0, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक मतलब जहाँ पे पहले गए थे, माने यहाँ से यहाँ गया था और फिर वहीं आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की, तो वो एक ही जगह पे आ गया तो 0 होगा। तो अगर आप निकालोगे माध्य चाल, तो माध्य चाल होगा, माध्य चाल मतलब औसत चाल, तो कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितनी है 50 और समय कितना है 50, इससे ये कटा, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आया कुल दूरी। आपको निकालना है माध्य वेग, तो माध्य वेग बराबर होता है विस्थापन, माध्य वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है 0, समय कितना है 50, तो कितना आएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। अगला आपके पास है, क्या ऐसा संभव है कि किसी वस्तु की माध्य चाल 0 हो लेकिन उसका माध्य वेग, सॉरी, माध्य चाल 0 ना हो लेकिन उसका माध्य वेग 0 हो? उदाहरण देकर समझाइए। तो हाँ, यह संभव है। कैसे, देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई वस्तु जहां से चलना शुरू करती है, चक्कर लगाकर या वापस घूमकर उसी स्थान पर लौट आती है, तो इस स्थिति में जो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 0 नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है जो माध्य चाल है वो 0 नहीं होता है। लेकिन माध्य वेग 0 क्यों होगा? क्योंकि वो जहां से चला था, वेग में क्या होता है आपका विस्थापन होता है, तो विस्थापन मतलब जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही होने के कारण जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा, परिणाम स्वरूप माध्य वेग भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 14 वाला आंसर। अगला आपके पास है, वाहन चलाते समय आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी क्यों बनाना आवश्यक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है आपकी। तो जब किसी गतिमान वस्तु में ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो तुरंत नहीं रुकती है। आपने देखा होगा, अगर आप ब्रेक लगाओगे तो तुरंत नहीं रुकती है, कुछ दूरी तय करती है, बल्कि विरामावस्था में आने से पूर्व कुछ दूरी तय करता है। यह दूरी वाहन की प्रारंभिक चाल, सड़क की स्थिति, ब्रेक लगाने की क्षमता, चालक की प्रतिक्रिया काल पर निर्भर करता है। इसीलिए अचानक ब्रेक लगने पर टकरा टकराने से बचने हेतु सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। तो बहुत प्रैक्टिकल है, आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हो। तो ये थे आपके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस पर, जितने भी न्यूमेरिकल आपके होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। जो अंक प्रश्न होंगे उसकी एक वीडियो अलग से बनाएगी जिसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे और आपके एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।